Good evening, everyone. Welcome back. Am I audible? Visible? Yes. Can you guys see me? I was reading the I was reading the comments. हाँ जैसे ही मैं लाइव आने की कोशिश कर रहा था मैं कमेंट्स रीड कर रहा था सभी के. क्लास स्टार्ट हो गई. वेटिंग फॉर मिनट. यस आई विल स्टार्ट. यस मैंने लिखा भी था साथ साथ. यस. सो वेलकम एवरीवन. वेलकम टू योर ओन चैनल बायजूस एग्जाम प्रेप जहाँ पे आज हम सिर्फ और सिर्फ नॉर्मली इकोनॉमिक्स की बात करते हैं और यहाँ पे आज हम पेपर 3 2016 का पेपर 3 की बात करेंगे. ओके. सो आपने मेरी फ्रंट स्क्रीन में कोई चेंज देखा कुछ? आपने क्या मेरी फ्रंट स्क्रीन में कोई चेंज देखा यहाँ पे? यस मैंने एक चेंज किया है वो सबके लिए बता देता हूँ कि this is a time. So from now I will be available on Saturday, Sunday, Monday at 9 p.m. So 9 बजे का ही मुझे लग रहा था कि सभी स्टूडेंट्स को पसंद आ रहा था और जब मैं 3 बजे गया तो स्टूडेंट्स के नंबर्स भी कम हुए और मुझे लगा कि बहुत सारे स्टूडेंट ने मुझे ये लिखा भी कि सर आप 9 बजे कीजिए, हम लोग 9 बजे अवेलेबल होते हैं. बहुत सारे तकरीबन 500-600 करीब ऐसे मेरे पास टेक्स्ट आए थे सिर्फ और सिर्फ टाइम चेंज के लिए किए और आपने बोला और हमने किया. तो सैटरडे संडे मंडे अब शाम के 9 बजे आप मेरे साथ रहिए. थोड़ा सा आईपीएल कम देखिएगा. राइट. बाकी तो यहाँ पे ही हमने अपना आईपीएल चला दिया है. ओके. सो आज एक खुशखबरी है वेस्ट बंगाल सेट के लिए. आज इनका रिजल्ट निकला है और बहुत अच्छे नंबर आए हैं. सो जितने लोगों को मैं जानता हूँ किसी के 214, 218, 220, मैक्सिमम जिसको मैं जानता हूँ 224. एक स्टूडेंट है जिसके 238 है. राइट. तो डेफिनेटली मेरा भी क्रैक हुआ है. मैंने भी सेट दिया था तो पहले भी हुआ है मेरा. आज हो गया 238 पे. तो एनीवे सो दिस इज व्हाट द रिजल्ट. आई बिलीव सभी का अच्छा हुआ होगा. पेपर खुशी भी बहुत हुई होगी. हमने बहुत सारा रिजल्ट बहुत सारा मेहनत किया था वेस्ट बंगाल सेट के लिए. जी. यस इट्स नाउ द ओल्ड टाइम. राइट. एनी अदर थिंग? सो किसी का आप में से किसी ने दिया था वेस्ट बंगाल सेट? I want to see people who have बहुत सारे मेरे पास एसएमएस आए थे. आई थिंक yes I'm still waiting on the chat box में देख रहा हूँ कि हाँ किसी ने अगर लिखा है तो. yes so 224, 214, 218, 220 ये सारे के सारे जनरल कैंडिडेट्स के नंबर्स हैं जितना उन लोगों ने मुझे बताया. yes so one of the toughest paper is West Bengal set. Odisha का जैसे हमने देखा था लास्ट टाइम भी देखा था. this was not so good. It was difficult. Anyway so let's start with the session. और जैसे कि हमने लास्ट टाइम किया था 41 क्वेश्चन तक हमने किया था पेपर 2 का. सो इस सेशन में मैं 42 से लेके आगे जाऊंगा एंड 50 तक जाऊंगा पेपर 2 का और इसके बाद पेपर 3 स्टार्ट कर देंगे आज और कल बाकी का पेपर 3 करेंगे. सो कंटिन्यूइंग फ्रॉम व्हाट वी हैव डन. सो ये क्वेश्चन देखिए जरा एक बार. An imposition of capital gain tax will reduce both saving and investments, increase saving, reduce saving, increase consumption. अब देखिए सबसे पहली बात तो ये है कि कैपिटल गेन टैक्स होता क्या है. सो कैपिटल गेन टैक्स वो टैक्स है जो कि कैपिटल गेन पे लगता है. अब आते हैं बात कि कैपिटल गेन क्या होता है. देखिए कैपिटल गेन तब होता है जब आपने कैपिटल बेचा. सो मान लीजिए आपने कोई कैपिटल कोई शेयर कोई एसेट कोई भी बॉन्ड आपने खरीदा मान लीजिए 100 रुपए का और उसको आपने बेचा 120 रुपए में. तो ये जो 20 रुपए का फायदा है ये है प्रॉफिट. राइट. यानी कि इश्यूड एट पार एंड रिडीमेबल एट प्रीमियम. तो जब रिडीम एट प्रीमियम हो रहा है तो यहाँ पे आपके पास यू हैव दिस प्रॉफिट. राइट. आई बिलीव ऑल ऑफ यू आर क्लियर विद दिस. यस. सो यहाँ पे जब हम इसको करेंगे सो दिस विल बी 20 विल बी द प्रॉफिट और 20 प्रॉफिट पे टैक्स लगेगा. अब यहाँ पे बात करते हैं कि अगर ऐसा कैपिटल गेन टैक्स लग जाता है 20 रुपए पे प्रॉफिट कम कर देगा. सो प्रॉफिट कम होकर हो जाएगा तो क्या होगा. इट विल डिस्करेज. तो लोग जो है वो यहाँ पे पैसा नहीं डालेंगे. सो दिस विल रिड्यूस सेविंग्स. इन्वेस्टमेंट नहीं. क्यों? बिकॉज ये कौन करता है. दीज आर डन बाय द हाउस होल्ड्स नॉट बाय द फर्म. सो यहाँ पे एक इंटरेस्टिंग सा क्वेश्चन ये रहेगा आपके दिमाग में सर ए क्यों नहीं होगा. मैं कह रहा हूँ ए नहीं होगा. इट विल बी सी ओनली बिकॉज ये सेविंग रिड्यूस करेगा इन्वेस्टमेंट नहीं. क्यों? बिकॉज सेविंग करता कौन है. हाउस होल्ड. इन्वेस्टमेंट कौन करता है. फर्म्स.
इन्वेस्टमेंट किस रूप में होगा? मशीन्स के रूप में, कैपिटल के रूप में, कैपिटल एक्यूमुलेशन के रूप में। तो यहाँ पे ये अच्छा सा क्वेश्चन था और इसी का पॉइंट मैंने आपको बताया कि इट विल बी रिड्यूस सेविंग्स ओनली। आई बिलीव दिस पॉइंट इज क्लियर। Okay, give me one more minute. I think my technical person is helping me out for like मेरा कुछ वीडियो में उनको inconsistency लग रहा है, तो शायद he is working on that. So yes, I think he will be done within 30 seconds. Yes, I believe. Let me see. Yes, I am here back. All done. Thank you. सो आई बिलीव ये आंसर समझ में आ गया। तो इसका आंसर जो आना चाहिए दैट विल बी आंसर सी, नॉट ए। ये आंसर ए नहीं होगा। इन्वेस्टमेंट हाउस होल्ड नहीं करती है, फर्म्स करती है इन्वेस्टमेंट, हाउस होल्ड करती है सेविंग, गवर्नमेंट करती है गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर, टैक्सेस, नेट एक्सपोर्ट जो है फॉरेन सेक्टर एक्सपोर्ट एंड इंपोर्ट करता है। इज दिस पॉइंट क्लियर टू ऑल ऑफ यू? एनी डाउट इन दिस? माया जी, हम लोग अभी पेपर सॉल्व कर रहे हैं, तो पेपर के सॉल्व के टाइम पे मैं इधर उधर की बातें नहीं करता हूँ, राइट। अगर आपको प्रीवियस ईयर पेपर करना है तो प्रीवियस ईयर पेपर मैं ऑलरेडी कर रहा हूँ। 2016 से लेके पीछे का भी मैं ऑलरेडी कर चुका हूँ। 2021, 2020, 2019, 18, 17, 16, अब 16 के बाद हम जाएंगे। ये वाला पेपर आपको किसी बुक में नहीं मिलेगा। आई मीन एनीबडी हु हैज सीन दिस पेपर इन योर प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर? किसी ने देखा है ये वाला क्वेश्चन पेपर? आपके किसी भी प्रीवियस ईयर बुक जो आपके पास है उसमें देखा है ये क्वेश्चन पेपर? आई एम जस्ट वेटिंग फॉर चेकिंग द आंसर्स। ये पेपर नहीं मिलेगा आपको। इसी तरह सितंबर 2013 का भी पेपर नहीं मिलेगा, नॉर्मली नहीं मिलेगा, क्योंकि ये सब री पेपर्स हुए थे, ये दोबारा से पेपर्स हुए थे, इसीलिए ये आपको पेपर नहीं मिलेंगे। तो इसलिए विदाउट लुकिंग फॉर एनी बुक, स्टार्ट फॉलोइंग मी एंड स्टार्ट फॉलोइंग माय आंसर्स हियर। ओके, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट सा क्वेश्चन था जहां पे आप गड़बड़ करने के पूरे चांसेस थे। इसका सही आंसर होगा रिड्यूस सेविंग एंड नॉट रिड्यूस सेविंग एंड इन्वेस्टमेंट। क्यों? बिकॉज हाउस होल्ड करती है सेविंग एंड फर्म्स करती है इन्वेस्टमेंट, और ये इन्वेस्टमेंट जो है ये है कैपिटल के रूप में, पूंजी कैपिटल स्टॉक के रूप में होगा। चलिए द नेक्स्ट क्वेश्चन, आंसर इज सी। द नेक्स्ट क्वेश्चन, द अर्थमेटिक मीन एंड द मीडियन इन द मॉडरेटली स्क्यूड डिस्ट्रीब्यूशन। मॉडरेटली अगर नहीं होता, अगर ये मान लीजिए स्क्यू मॉडरेटली स्क्यूड या स्क्यूड ही नहीं होता, तो दोनों के दोनों बराबर होते, राइट, क्योंकि स्क्यूड जो अगर अनस्क्यूड डेटा है उसमें सारा का सारा बराबर होगा। बट एनीवे यहाँ पे क्वेश्चन में दे रखा है हमारे पास कि मीन की जो वैल्यू है वो है 28.1 और मीडियन जो है वो है 27.6, और हमें क्या चाहिए? मोड चाहिए। तो ये तो सिंपल हम लोग एम्पेरिकल रिलेशनशिप में डाल सकते हैं। इट इज 3 मीडियन इज इक्वल टू मोड प्लस 2 मीन, राइट, प्लस 2 मीन। अब 3 मीडियन कितना है? मीडियन देखिए, सो इट इज 3 इंटू 27.6, मोड हमें निकालना है, प्लस 2 मीन। मीन का मतलब कितना हुआ? इट इज 28.1। सो ये आ गया 28.1। इसको जरा एक बार कैलकुलेट कर लेते हैं। सो 28.1 इंटू 2 इट विल बी 56.2। तो इसको यहाँ रख देते हैं 56.2, और 27.6 इंटू 3 दिस इज 82.8 माइनस 56.2 इट इज 26.6। ये आंसर आएगा मोड का, राइट। सिंपल सा क्वेश्चन था, तो हमने ये कर लिया, राइट। आई होप दिस पॉइंट इज क्लियर टू एवरीवन, राइट। यस, लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। यस, इट इज बी। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट यूनिटरी? यूनिटरी मतलब इसमें यूनिट होगा। सो देखिए, जितने भी आपके ये कोफिशिएंट्स वाले आते हैं ना, कोफिशिएंट ऑफ वेरिएंस, कोफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन, कोफिशिएंट ऑफ डिटरमिनेशन, कोफिशिएंट ऑफ मीन डेविएशन, कोफिशिएंट ऑफ स्टैंडर्ड डेविएशन, ये सारे के सारे जो है ये सारे के सारे यूनिटरी होते हैं, राइट। इंडेक्स नंबर इटसेल्फ इज अ यूनिक नंबर, यूनिटरी नंबर, क्योंकि ये 100 से शुरुआत होती है और इसमें कोई भी यूनिट नहीं होता। यूनिट का मतलब है जैसे सेंटीमीटर, रुपीज, इंचेस, राइट, किलोग्राम्स, इस तरीके से। स्टैंडर्ड डेविएशन का कोई भी यूनिट जो है वो मीन के हिसाब से चलता है। सो अगर डेटा जो आपने लिया है अगर सेंटीमीटर में लिया है, so standard deviation will also be in the centimeter because mean is also in the centimeter. Mean height, mean income, mean weight,
और मीन से ही स्टैंडर्ड डेविएशन निकलता है। So that is why standard deviation is not unitary. It is depending upon the unit of the data that you have taken. जिस डेटा को हमने लिया है उसमें क्या यूनिट है, उसी के हिसाब से स्टैंडर्ड डेविएशन मीन चलता है। चलिए, तो दिस इज आंसर फॉर दिस, डी शुड बी आंसर, यस इट डी। ओके, ये क्वेश्चन बहुत अच्छा लगा, क्वेश्चन लगा मुझे, बहुत यूनिक सा क्वेश्चन है ये। ओजाइव हेल्प्स टू कंपेयर फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन। अब देखिए, ओजाइव्स आपको पता होगा कि नॉर्मली जब हम लोग इस तरीके से सॉरी नॉर्मली जैसे हमारा टीपी कर्व होता है, वैसे अगर हम इसको लें, राइट, और ऐसे, तो लेस देन मोर देन ओजाइव्स हो गए, यहां से आपको मीडियन मिल जाएगा, ग्राफिकली मीडियन निकालने को देता है ये। और इसमें सबसे अच्छी बात क्या है, दिस कैन हेल्प अस टू कंपेयर द फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन, बिकॉज ये जो है ओजाइव, ये आपके या तो लेस देन फ्रीक्वेंसी में होता है, लेस देन फ्रीक्वेंसी में होगा, या फिर मोर देन फ्रीक्वेंसी में होगा। और इसका जो ये पूरा का पूरा जो वाई एक्सिस है यहाँ पे, दिस इज द क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी, राइट। नेक्स्ट पॉइंट पे आते हैं कि इससे दे हेल्प टू डिटरमाइन द वैल्यू ऑफ मीडियन क्वार्टाइल डेसाइल वेरिएंट, यही होगा, राइट, दिस इज राइट। मान लीजिए आपके पास यहाँ पे डेटा है, दिस इज वाई, दिस इज एक्स, तो यहाँ पे मैंने वाई को मान लीजिए यहाँ पे मैंने सी एफ ले लिया, बिकॉज ये सी एफ पे होता है, और अगर ऐसे करके यू लिया, सो दिस दिस दिस, राइट, तो ये आपका हो गया 1/4n, राइट। अगर ये मैं इसको, सॉरी यहाँ पे नहीं, दिस विल बी समवेयर हियर, तो ये Q1 हो गया, ये हो गया 1/4n, ये वाला क्या है, ये है Q2 क्वार्टाइल 2, ये है 1/2n, ये वाला हो गया आपका दिस वन 3/4n, दिस इज क्वार्टाइल 3। इसी तरीके से जो भी इसका हाईएस्ट है, हाईएस्ट के हिसाब से ये चलेगा। सो क्वार्टाइल इस तरह कर लिया, इसी तरीके से हम डेसाइल भी कर सकते हैं, इसको 10 हिस्सों में तोड़ सकते हैं, परसेंटाइल भी कर सकते हैं, 100 हिस्सों में तोड़ सकते हैं, PN करके। तो यस, ओजाइव से हमें एरिया अंडर द कर्व पता चल जाता है कि कितना कितना क्वार्टाइल में है, कितना कितना क्वार्टाइल डेविएशन है, कौन सा क्वार्टाइल में है, कौन सा परसेंटाइल में है, कौन सा डेसाइल में है, और यहाँ से हमें पता चलता है कि कितना डेटा इसके अंदर है। सो यस, बोथ ऑफ देम आर करेक्ट एंड आर इज अ करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए, बिकॉज कंपेयर फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन तभी हम कर सकते हैं जब ये मीडियन, क्वार्टाइल, परसेंटाइल, डेसाइल पे होगा। सो बोथ ऑफ देम आर करेक्ट एंड आर इज अ करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए, right? I hope this point is clear. All through with this, समझ में आ गया क्वेश्चन कैसे किया, ये आपको समझ में आया। साइड में जो है लिखा है यहाँ पे क्वार्टाइल डेविएशन, सॉरी क्वार्टाइल के हिसाब से, या फिर डेसाइल के हिसाब से, परसेंटाइल के हिसाब से, मीडियन के हिसाब से आपने कैसे इसको निकाला, राइट, डन। ओके, आई विल मूव अहेड टू द नेक्स्ट क्वेश्चन नाउ। Which of the following is a probability based? Probability based का मतलब है कि इसमें सैम्पलिंग जो है वो रैंडम होगा, जजमेंटल, कन्वीनियंस, स्नोबॉल, ये सब नहीं होगा। सो कोटा सैम्पलिंग इज अगेन नॉन सैम्पलिंग बेस्ड, पर्पसिव सैम्पलिंग, जजमेंटल सैम्पलिंग, कन्वीनियंस भी है। तो ये वाला आंसर जो है, दिस इज द करेक्ट आंसर फॉर दिस, बिकॉज दिस इज प्रोबेबिलिटी बेस्ड, ऑल ऑफ देम आर नॉन प्रोबेबिलिटी बेस्ड, राइट। सो द आंसर विल बी सी इन दिस केस। नेक्स्ट we have match the following. So median के साथ, अच्छा ये है, ठीक है, median is basically measure of, this is measure of central tendency। quartile deviation जो है वो जाएगा यहाँ पे measure of dispersion। Gini coefficient is basically measure of inequality, and coefficient of determination is regression analysis, R square। So it should be second, then you have 4, then you have 1, then you have third. So second 4 1 third, second 4 1 third, it's C, right? All doubts clear? चलिए नेक्स्ट पे चलते हैं। नेक्स्ट, Duesenberry hypothesized that the consumption income relation is not exactly reversible। नॉट एग्जैक्टली रिवर्सिबल मतलब क्या है कि आप उसको रिवर्स नहीं कर सकते हैं। इसीलिए एक क्वेश्चन और भी आया था, एक और साल में आया था कि इनमें से कौन सी कंजम्पशन थ्योरी जो है इरिवर्सिबल नहीं मानती है, इरिवर्सिबल है, कंजम्पशन को मानती है। सो कंजम्पशन इज इरिवर्सिबल, यानी कि आप कंजम्पशन को रिवर्स नहीं कर सकते हैं, यानी कि जो लेवल ऑलरेडी हम कंजम्पशन कर रहे हैं हम उसको रिवर्स नहीं कर सकते हैं।
जब इनकम बढ़ रही है कंजम्पशन बढ़ रही है, बट नॉट बाय द सेम प्रोपोर्शन, जो भी है। लेकिन जब इनकम घट रही है तो कंजम्पशन नहीं घट रही, बिकॉज इतना स्पॉन्टेनियसली नहीं गिरेगा। दिस इज व्हाट वी से रैचेट इफेक्ट, राइट? क्या कहते हैं इसको? रैचेट इफेक्ट। ये क्यों होता है? क्योंकि लोगों के पास ऑलरेडी एक लेवल मेंटेन है, दे आर हैबिचुएट ऑफ हैविंग दैट कंजम्पशन लेवल, राइट? और इसीलिए वो दिखाना भी नहीं चाहते, कीपिंग अप विद द जोनेसिस, अपने आसपास के लोगों के सामने वो ये नहीं दिखाना चाहते कि उनकी इनकम कम हो गई है, इसलिए वो उसी लेवल पे रहते हैं। ये बिल्कुल सही है जी। कंजम्पशन डिपेंड्स ऑन द करंट इनकम। नाउ यहाँ पे एक प्रॉब्लम है, यहाँ पे एक प्रॉब्लम है। अगर हम करंट इनकम की बात करें तो ये केन्स की हाइपोथेसिस थी, कंजम्पशन डिपेंड्स ऑन करंट इनकम। अगर करंट एंड एब्सोल्यूट इनकम लिखा होता तो मैं केन्स के लिए जाता, राइट? लेकिन अगर करंट एंड रिलेटिव इनकम की बात बोलते हैं तो इस बात को याद रखिए, केन्स के हिसाब से जो एब्सोल्यूट इनकम हाइपोथेसिस था उसमें कंजम्पशन इज अ फंक्शन ऑफ एब्सोल्यूट एंड करंट इनकम, एब्सोल्यूट एंड करंट इनकम। और ड्यूजनबेरी के हिसाब से अगर हम इसी में जाएं, so relative income hypothesis is a consumption is a function of absolute and current, absolute and relative income। ये है relative income। उसको आजू बाजू के हिसाब से क्या लगता है, तो ये मेरे ख्याल से दिस शुड बी रॉन्ग। कंजम्पशन डिपेंड्स अपॉन द करंट एंड रिलेटिव इनकम। सो यहाँ पे मैं इसके लिए जाऊंगा, दिस इज फॉल्स, दिस इज करेक्ट, राइट? सो ए इज करेक्ट, आर इज फॉल्स, ए इज करेक्ट, आर इज फॉल्स। नाउ दिस इज अ क्वेश्चन जिसका आंसर गलत है। अगर आप इसका आंसर देखें, दिस इज गिवन एज बी, इट्स आंसर इज गिवन एज बी। यानी कि ये कह रहे हैं कि ए भी सही है, आर भी सही है, आर इज अ करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए। ये तो आप सभी जानते हैं कि ड्यूसेनबेरी में रिलेटिव इनकम हाइपोथेसिस में कंजम्पशन इज नॉट डिपेंडेंट ऑन द करंट इनकम, इट इज डिपेंडिंग अपॉन द करंट एंड द रिलेटिव इनकम, इसलिए तो उसका नाम भी रिलेटिव पड़ा है। आई होप दिस पॉइंट इज क्लियर टू एवरीवन। ये पॉइंट सबको समझ में आ गया? तो ये चीजें आप याद रखिएगा कि अगर आपने प्रीवियस ईयर की बुक आप जैसे देख कह रहे थे, एक दो स्टूडेंट ने मुझसे पूछा अभी, सो अगर आप देखेंगे वहां पे इसका आंसर बी है और आप उसको बी ही लिखेंगे। और ये चीज तो आपको पता होनी चाहिए कि प्रीवियस ईयर के पेपर से बहुत सारे क्वेश्चंस रिपीट होते हैं, चाहे यूजीसी नेट में ही हो, चाहे पीएचडी के एग्जाम पेपर में हो, चाहे किसी भी फील्ड में आप इकोनॉमिक्स का पेपर दे रहे हैं, तो इसके क्वेश्चन पेपर्स को हम लोग एक गाइड बुक मानते हैं, राइट? राहुल जी, इसके लिए आप प्लीज सपोर्ट में फोन कीजिए, सपोर्ट का नंबर मेरे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, प्लीज वहां से आप इसको पूछ सकते हैं कि सब्सक्रिप्शन कितने का मिलेगा, आप एक बार देख लीजिए, राइट? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं, लास्ट क्वेश्चन ऑफ द पेपर 2। सो कार्ल मार्क्स, शुमपीटर, तो कार्ल मार्क्स तो सिंपल आंख बंद करके कर दीजिए, दास कैपिटल, शुमपीटर पे कर दीजिए कैपिटलिज्म, सोशलिज्म एंड डेमोक्रेसी, थॉमस पिकेटी, इट इज बेसिकली it will be capitalist in the in this and this should be this। so let's see the answer क्या होना चाहिए इसका। कार्ल मार्क्स 3, right? 3, it is 1, then it is 4, then it is second, right? Okay, so it should be third one, fourth, second, third one, fourth, second, this is the answer B। अच्छा, यहाँ पे एक छोटा सा कंफ्यूजन था मुझे, थॉमस पिकेटी एंड ब्रॉम वॉन बैरक। एक छोटा सा इंफॉर्मेशन मैं आपको देता हूँ, ये इंसान जो है ब्रॉम वॉन बैरक, ये बेसिकली मार्जिनलिस्ट रेवोल्यूशन के स्टार्टिंग के में से तीन में से ये थे। तो दिस इज लाइक ब्रॉम बैरक, कार्ल मेंजर, ऑस्ट्रेलियन स्कूल से ये सब थे जिन्होंने मार्शल के साथ, मार्शल सेकंड जनरेशन में आते हैं, तो मार्शल के साथ, मार्शल से पहले इन्होंने मार्जिनलिस्ट रेवोल्यूशन शुरू कर दिया था, जहां से क्लासिकल इकोनॉमिक्स खत्म होना शुरू हुआ था। तो इसलिए इनका तो काम जो है वो 21st सेंचुरी का तो नहीं हो सकता है। बाकी दोनों का श्योर था। थॉमस पिकेटी का पहले भी एक क्वेश्चन आया था जहां पे इन्होंने कहा था कैपिटल इन द 21st सेंचुरी, इसलिए कहीं भी अगर कंफ्यूजन आ जाए तो ये बात याद रखिएगा। ये 1900 दशक में थे तकरीबन, 1800 समथिंग समथिंग में इनका ये लिख रहे थे, राइट? 1880 में लिख रहे थे, तो 21st तो बहुत दूर हो गया इनके लिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं, बी इज द राइट आंसर। सो पेपर 3 स्टार्ट करते हैं अब। यहाँ से 75 क्वेश्चंस है, तो विल स्टार्ट विद अप्रोक्सीमेटली 30-35 तक जाएंगे आज, और कल बाकी का 30-35 कंप्लीट कर लेंगे। चलिए तो क्वेश्चन पढ़िए एक बार। The degree of income inequality will be higher the farther the Lorentz curve is from the line of equal distribution। देखिए ये पेपर ऐसा है जो कि आपको नॉर्मली आपके प्रीवियस ईयर के पेपर में बुक में नहीं मिलेगा।
और ऑनलाइन में भी आप ढूंढेंगे तो ये भी पेपर बहुत कम जगह पे आपको मिलेगा, बहुत कम, इक्का दुक्का वेबसाइट में ही है। यूजीसी की वेबसाइट में भी मैंने देखा, मुझे शायद वहां पे नहीं मिला था, राइट। और अगर मिलता भी है तो उसका आंसर भी नहीं मिलेगा, तो दिस इज व्हाट द प्रॉब्लम। बट इसके क्वेश्चन बहुत अच्छे लगे मुझे। तो देखिए एक बार, द डिग्री ऑफ इनकम इनइक्वालिटी विल बी हायर द फार्दर द लॉरेंस कर्व इज फ्रॉम द लाइन ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन। ये है आपका लाइन ऑफ इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन, जितना दूर रहेगा इससे उतना ही इनइक्वालिटी बढ़ेगी। और द लाइन ऑफ परफेक्ट इनइक्वालिटी वो होती है ये वाली लाइन। सो अगर ये है मान लीजिए बी ए सी, so CAB is the line of perfect inequality and CB is the line of perfect equality, right? तो ये सिंबल आपको पता है। चलिए ये तो हो गया। लिमिट्स ऑफ लॉरेंस कर्व इज नॉट ये नहीं, इट इज 0 से लेके 100 के बीच में होता है। जीनी कोएफिशिएंट 0 से लेके 1 के बीच में होता है। द डिग्री ऑफ इनइक्वालिटी विल बी लोअर क्लोजर द, बिल्कुल सही है जी, दिस एंड दिस इज करेक्ट। सो आई विल गो विथ ऑप्शन 3, राइट। सेकंड ऑप्शन गलत है, बिकॉज 0 से लेके उसमें, यस, 0 से लेके 1 के बीच में होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। इनोवेशन एज द फॉलोइंग है, सिंपल सा केस है। इनोवेशन नाम आते ही हमारे दिमाग में एक ही बात आती है, वो है शुम्पीटर, राइट। नेक्स्ट पे आते हैं। So this is Schumpeter, a rent of ability. This is Walker. Risk and uncertainty. This will be Knight, and potential surprise is Shackle. राइट, इसमें से हमने नॉर्मली तीनों के तीनों मैंने करवा दिए हैं आपको। और देखिए ये क्वेश्चन हमेशा दिमाग में रहता है स्टूडेंट्स के कि सर रेंट और प्रॉफिट और वेजेस वाली थ्योरी आती है कि नहीं आती है, इंटरेस्ट की थ्योरी आती है कि नहीं आती है। आप देखिए 2016 तक तो पूछा था, उसके बाद 18 में भी एक बार पूछा है, तो ये कर लेना ज्यादा सही है। डोंट सी कि इसको मत करो, इसमें से आता नहीं है। तो ये होना चाहिए, इसलिए इसको मैंने नए सेशन में भी रखा हुआ है। 2 4, this is 1, this is 3, so 2 1 4 2 4 1 3, 2 4 1 3, this is second. Next, consider the following statement in relation to current agrarian crisis in India. ये करंट का मतलब है 2016 का, तो इसको थोड़ा सा वैसे लेके चलेंगे। 2016 में कहाँ पे बात आ रही थी, इसको याद रखिएगा कि 2016 में ये बात चल रही थी, शुरुआत हो चुकी थी। और डबलिंग द फार्मर्स इनकम जो था, ये उस टाइम पे चेयरमैनशिप में चल रही थी, बात चल रही थी। 2018 में अशोक दलवाई जी को ये दिया गया था। तो ये कहीं ना कहीं उससे पहले से बात चली थी। स्वामीनाथन जी ने ये बोला 2004 में, 2006 में, 10 में प्लानिंग कमीशन ने कुछ किया, तो ये सब कहीं चल रहा था। तो उस टाइम पे एग्रीगेट क्राइसिस 2016-14 से शुरू हो चुका था। इंडेप्टेडनेस ऑफ द फार्मर है इंक्रीज, यहाँ पे बहुत सारी बात शुरू हुई थी कि जो सरकार ने बहुत सारे किसानों के जो लोन माफ कर दिए हैं, लोन माफ कर दिए हैं। बहुत सारे किसान जो है सुसाइड कमिट कर रहे थे उस टाइम पे, ये उस टाइम कहानी है। Lack of the adequate marketing facility and the presence of the middlemen distort the agriculture prices. बहुत सारे जो लोग थे वो बिचौलिए थे, राइट, इंटरमीडिएट थे, जिसकी वजह से क्या होगा, फार्मर जो है अपनी चीजों को मार्केट तक नहीं पहुंचा पा रहे थे, और वो बिचौलिए जितने भी थे वो सब इसका प्रॉफिट खा रहे थे। इसके बाद बहुत सारी चीजें हुई, इनाम हुआ, राइट, ग्राम्स हुआ, ग्राम्स हुआ, राइट। ये भी क्वेश्चन पूछा गया कि ग्राम्स क्या होता है, ये है ग्रामीण एग्रीकल्चरल मार्केटिंग। इनएम का मतलब क्या है, इलेक्ट्रॉनिक नेशनल एग्रीकल्चर मार्केटिंग। फिर जन धन योजना शुरू हो गया, राइट, और डीबीटी ट्रांसफर होने शुरू हो गए। तो ये चीज जो थी बहुत हद तक अभी ठीक कर दिया गया है। सो दिस एंड दिस इज करेक्ट। मनरेगा स्कीम की वजह से एग्रीगेट क्राइसिस नहीं हुआ था। हालांकि मेरा भी एक रिसर्च पेपर है जहां पे मैंने इसके ऊपर बात किया कि मनरेगा की वजह से हो क्या रहा है कि लोग जो है वो खेती बाड़ी छोड़ के मनरेगा की तरफ जा रहे हैं, बिकॉज इट इज पैरेलली कंपीटिंग। सो हालांकि इसका आइडिया पूरा अलग है कि बेरोजगारी को हटाने के लिए 100 डेज का आपको एम्प्लॉयमेंट गारंटी मिलेगा, लेकिन हो क्या रहा है साथ साथ कि लोग एग्रीकल्चर छोड़ के इधर की तरफ जा रहे हैं। तो वो एक नेगेटिव इम्पैक्ट है, हालांकि वो सोचा हुआ नहीं है, वो गलत गलत तो है, लेकिन सोच की गलती नहीं की जा रही है। तो दिस इज 1 and 2, I will go with 1 and 2, it is the first option only, right? So this is what the answer. Let's move to the next question. By which year central government has planned to double the income of the farmers? अब ये देखिए, ये वाली बात मैंने आपको बताई थी, 2022 तक इनका ये कहानी थी। 2022 तक यानी कि इस साल तक फार्मर्स की इनकम जो है वो डबल हो जाएगी, यानी कि 16,156 हो जाएगी, राइट, ये बात बोली गई थी। नेक्स्ट, इन विच ऑफ द फॉलोइंग, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको आप प्लीज टैकल करके रख लीजिएगा, अपने पास स्क्रीनशॉट ले लो उसका। In which of the following approach theories the rate of the growth of population growth is treated as exogenous? एक्सोजीनियस। अब
सर ये कैसे पता चलेगा कि एक्सोजीनियस है कि नहीं है? देखिए सबसे पहली बात तो क्लासिकल थ्योरी ऑफ डेवलपमेंट एक्सोजीनियस इसके अंदर। क्लासिकल थ्योरी मार्शल के साथ रिलेटेड है। क्लासिकल थ्योरी ऑफ डेवलपमेंट में अगर आप जाते हैं तो एडम स्मिथ, रिकार्डो, इन जितनी इनकी जितनी भी थ्योरी थी, कार्ल मार्क्स, इन सभी ने पॉपुलेशन ग्रोथ रेट को एज एक्सोजीनियस माना था। लो लेवल ऑफ इनकम ट्रैप ऑफ नेल्सन, इनका भी यही था कि पॉपुलेशन ग्रोथ रेट एक्सोजीनियसली बढ़ रही है। डोमर ग्रोथ मॉडल में ये बहुत इंपॉर्टेंट सा पॉइंट है, इसमें पॉपुलेशन ग्रोथ एक्सोजीनियस नहीं है, बिकॉज डोमर मॉडल हो गया या हैरेड हो गया, इस जगह पे क्या है, दे हैव द फिक्स्ड कैपिटल, फिक्स्ड प्रोपोर्शन प्रोडक्शन फंक्शन, यानी कि के बाय एल फिक्स्ड है। तो अगर के बाय एल फिक्स्ड है, यानी कि हैरेड एंड डोमर का जो आपको, अगर आप प्रोडक्शन कर्व्स बनाते हैं, आइसोपॉन्ड्स बनाएंगे, तो वो ऐसे कुछ ऐसे टाइप के आएंगे। सोलो का किस पे है? सोलो का है कॉप डगलस प्रोडक्शन फंक्शन, यानी कि वो इलास्टिसिटी ऑफ सब्स्टिट्यूशन ऐसा रहेगा इसका, और यहाँ पे क्या है, ये ऐसा है। तो इसीलिए ये दोनों के बीच में, सोलो और हैरेड के बीच में यही फर्क था। और जब यहाँ पे कैपिटल लेबर रेशियो कांस्टेंट है, यानी कि आप इसको एक्सोजीनियस ट्रीट नहीं कर सकते हैं, यानी कि डोमर के हिसाब से लेबर ग्रोथ इज इन द सिस्टम। वो डिपेंड करता है कि आपकी पर कैपिटा इनकम, कैपिटल आउटपुट रेशियो, लेबर कैपिटल लेबर रेशियो क्या है, उसके हिसाब से डिसाइड की जाती है। तो दिस इज नॉट एक्सोजीनियस इंडीड। इन्होंने इसके बारे में कुछ बोला भी नहीं था। हैरेड एंड डोमर मॉडल was not allowed, they have not allowed for the increase in the population। उन्होंने इंक्रीज इन पॉपुलेशन के ऊपर दे वर साइलेंट, दे हैव, उन्होंने उसको कैप लगा दिया था कि इसके ऊपर हमने बात नहीं की है। तो ये दोनों आंसर इसका होना चाहिए। तो फर्स्ट एंड सेकंड, दैट इज फर्स्ट एंड सेकंड, दिस इज दिस आंसर। अच्छा क्वेश्चन है, दिमाग में ये चलता नहीं है कभी कभी, राइट? यस, नेक्स्ट, लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन नाउ। क्वेश्चन नंबर 7, जेंडर डिस्क्रिप्शन बहुत इंपॉर्टेंट है, मैंने इसको भी करवाया भी है आपके, पहले मैं एक सीरीज करता था जहां पे इसकी मेरी पुरानी वीडियोस में मिल जाएगा आपको। जेंडर डिस्क्रिमिनेशन इंडेक्स, इसका दूसरा नाम है जेंडर इनइक्वालिटी इंडेक्स, GII, राइट? और ये UNDP करती है। इसमें क्या क्या होता है? रिप्रोडक्टिव हेल्थ होता है, एम्पावरमेंट होता है, लेबर मार्केट कंडीशन होता है, और इसी के बाद यहां से पैरिटी इंडेक्स निकलता है, यहाँ से पैरिटी इंडेक्स निकलता है, जिसके ऊपर इस बार आपने क्वेश्चन भी देखा। और ये मैंने पहले भी आपको बताया था कि पैरिटी इंडेक्स आप कैसे देखते हैं, इट्स लाइक अ कॉबवेब। हर एक साल में क्या क्या इसमें कितना कितना पैरिटी रहा है, ये इस तरह का एक ग्राफ इकोनॉमिक सर्वे में 2019-20 में था, तो वो मैंने हमेशा इंक्लूड किया है। एनीवे, तो दिस इज द आंसर, ऑल ऑफ देम विल बी करेक्ट। सो लेट मी जस्ट सी, शो यू द आंसर। ये इसका आंसर होना चाहिए। ये इसका देखिए, आप देख सकते हैं, ये जेंडर इनइक्वालिटी इंडेक्स है, जैसे ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स है UNDP का, वैसे ही ये भी एक है। तो यहाँ पे डायमेंशंस क्या है? हेल्थ, एम्पावरमेंट एंड लेबर मार्केट। तो ये देखिए, कंपोनेंट के बारे में जब भी बात करें तो दीज आर द कंपोनेंट्स और द डायमेंशन और द एस्पेक्ट। और इसके इंडिकेटर्स कैसे हैं? हेल्थ को नापने के तरीका क्या है? हेल्थ को नापने का तरीका क्या है? हेल्थ को नापने का तरीका है मैटरनल मोर्टेलिटी रेट, एडोलेसेंट बर्थ रेट। एम्पावरमेंट देखने के तरीका क्या है? फीमेल एंड मेल पॉपुलेशन विद एटलीस्ट सेकेंडरी एजुकेशन, मेल एंड फीमेल पार्लियामेंट्री सीट कैसे हैं। और एक चीज मैं आपको बताता हूँ कि इनमें टॉप 3 में, टॉप 5 में बांग्लादेश है। बांग्लादेश में टॉप 5 में है पूरे पूरे वर्ल्ड में। इसमें टॉप 5 या टॉप 3 में है, मुझे वो चेक करना पड़ेगा। 2020 के हिसाब से टॉप 5 में था। अब यहाँ पे क्यों है? बिकॉज बांग्लादेश में जो प्राइम मिनिस्टर है वो बहुत टाइम से शी इज अ फीमेल, तो इसीलिए एम्पावरमेंट बांग्लादेश में बहुत ज्यादा हाई है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं फीमेल एंड मेल शेयर ऑफ पार्लियामेंट्री सीट्स। सो फीमेल का कितना कंट्रीब्यूशन रहता है, फीमेल की एम्पावरमेंट कितनी है, वो इंपॉर्टेंट है। लेबर मार्केट में फीमेल पार्टिसिपेशन रेट कितना है, इन सभी का डायमेंशन हम देखते हैं बाय फीमेल रिप्रोडक्टिव हेल्थ इंडेक्स, फीमेल एम्पावरमेंट इंडेक्स, फीमेल मार्केट लेबर मार्केट इंडेक्स, मेल एम्पावरमेंट इंडेक्स एंड मेल लेबर मार्केट इंडेक्स। इन सभी से हमारे पास फीमेल जेंडर रेशियो और फीमेल जेंडर इंडेक्स एंड मेल जेंडर इंडेक्स आता है। इसके बाद हम देखते हैं कि अगर ये रेशियो 1.2:1 आती है, ज्यादा सपोर्ट कर रही है फीमेल एम्पावरमेंट, यहाँ पे ज्यादा है मेल से, पैरिटी इससे ज्यादा है। अगर यही चीज ऐसे आ जाती है 0.9, इसका मतलब है यहाँ पे मेल पावरमेंट ज्यादा है और फीमेल कम है। So if it is greater than 1, it is good for female. If it is less than 1, it is good for male। यानी कि यहाँ पे जेंडर इंडेक्स बेकार है, यहाँ पे जेंडर इनइक्वालिटी टुवर्ड्स मेल टुवर्ड्स फीमेल अच्छा है, और सबसे अच्छा रहेगा अगर ये इक्वल टू 1 रहेगा, यानी कि यहाँ पे फीमेल एंड मेल का दोनों का सेम
एम्पावरमेंट है। तो आशा करता हूँ कि बहुत छोटी सी इंफॉर्मेशन मैंने आपको दिया है, आप सभी को अच्छा लगेगा इसमें। राइट, नेक्स्ट पे चलते हैं आगे क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 8, द टारगेट इन्फ्लेशन रेट इन द मॉनेटरी पॉलिसी बाय आरबीआई इज बेस्ड ऑन द कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स। और ये याद रखिएगा कि 2016 का पेपर है, 2015 में ही रघुराम राजन जी ने सीपीआई आरबीआई के लिए सीपीआई बता दिया था, सीपीआई विल बी द ऑफिशियल इंडिया का इन्फ्लेशन टारगेटिंग होगा। और यहाँ पे दो बातें याद रखिएगा कि 2015 से पहले इट वाज डब्ल्यूपीआई और 2016 के बाद 2015 के बाद ये सीपीआई था। इस पे दो कहानियां मैं बता देता हूँ। एक कहानी ये है कि ये क्यों किया गया। ये इसलिए किया गया क्योंकि ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम डब्ल्यूपीआई और सीपीआई के बीच में बहुत ज्यादा डिफरेंसेस आने शुरू हो गए थे, बहुत ज्यादा गैप आना शुरू हो गया था। क्योंकि डब्ल्यूपीआई का जो बास्केट है वो बिल्कुल अलग है और सीपीआई का बास्केट बिल्कुल अलग है। एग्जाम्पल के तौर पे अगर आप दोनों चीजों को कंपेयर करेंगे तो इसमें तकरीबन आपके इफ आई एम नॉट रॉन्ग, मुझे सही से याद नहीं है, लेकिन तकरीबन 900 के करीब आइटम है इसमें, और सीपीआई में 600 के करीब आइटम है, जिसमें वेटेज में भी डिफरेंस है। राइट, तो ये एक पॉइंट था जिसकी वजह से ये आप एक बार कंफर्म करने के लिए जो मैंने डब्ल्यूपीआई सीपीआई का जब मैंने लास्ट वीडियो बनाया था तो उस पर आप देख सकते हैं। तो दोनों के बीच में वेट्स बहुत अलग अलग है, आइटम्स अलग अलग हैं, नंबर ऑफ आइटम्स अलग अलग है, जिसकी वजह से डाइवर्जेंस आ रहा था। इसलिए सीपीआई पे रखा गया बाय रघुराम राजन फॉर फॉर द इन्फ्लेशन टारगेटिंग। और इसके बाद एक बात और आती है जो कि है इन्फ्लेशन टॉलरेंस लेवल। टॉलरेंस लेवल जो है कि कब तक आरबीआई जो है वो एकोमोडेटिव स्टैंड करेगी, वो होगा 4% और प्लस माइनस 2%। यानी कि जब तक इन्फ्लेशन 2% से लेके 6% के बीच में है, आरबीआई का अटैकिंग मोड नहीं ऑन होगा, ये बेसिकली एकोमोडेटिंग स्टैंड में रहेगी। और ये टॉलरेंस लेवल में आता है। ये पहली बार अभी हुआ 2022 में, अभी रिसेंटली, जब लास्ट क्वार्टर का जो इन्फ्लेशन था वो था 6.2%। राइट, हालांकि दिस इज समथिंग दैट दे आर स्टिल सेइंग कि ये इन्फ्लेशन टॉलरेंस लेवल पे ही है, तो ज्यादा कुछ इसमें अभी हमें नहीं करना, बट इट विल बी ओवर अ पीरियड टाइम, इट विल बी गॉन। राइट, तो ये याद रखिएगा, जितनी इसमें इंफॉर्मेशन थी मैंने आपको दे दिया है। 2015 में ये चेंज हुआ था। M1 इज इक्वल टू, अच्छा ये तो सिंपल मैच द फॉलोइंग है, तो इसको मैच कर लेते हैं। यस यस, लेट्स सी दैट M1 is equal to M1 plus saving plus deposits। ये आप देखिए एक बार, ऑल ऑफ यू स्टार्ट लुकिंग इनटू दिस क्वेश्चन। ये सिंपल है, ज्यादा मुश्किल नहीं है ये। करेक्ट आंसर कोड, तो ये तो सही है। राइट, ओके, सो M1 will be going with the currency, M1 will be going with the currency। ओके, लेट्स मैच इट। सो ये इसके साथ चला गया, M2 चला गया आपका, बेसिकली इट विल बी विद द सेविंग अकाउंट M1 प्लस M2। M3 चला गया आपका M1 प्लस लेट टाइम डिपॉजिट्स, M4 चला गया इसके साथ। सो इट शुड बी 3 1 2 4, 3 1 2 4 9 1 होना चाहिए इसका आंसर। राइट, यस, इट शुड बी 1। लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। रेपो रेट 2016 में क्या था। देखिए ये पेपर आपका आ रहा है अगस्त में, मई 2016 का आपको रेपो रेट पूछा गया है। हालांकि अभी इसका इतना सोच के फायदा नहीं है कि उस टाइम पे क्या था, तो हम इसका उस टाइम का आंसर नहीं, हम इसका इस बार का मतलब व्हाट इज द करंट स्टेटस, अभी का जो इसका करंट स्टेटस है, अगर आप देखेंगे आज की डेट में। राइट, सो आज की डेट में इसका क्या है, आई थिंक इफ आई एम नॉट एबल टू, सो रेपो रेट आज की रेट में जो है वो 4% पे है, बैंक रेट जो है 4.25 पे है, तो इसमें लिख देता हूँ यहाँ पे, दिस इज आज, टुडे, एज ऑफ टुडे। सो रेपो रेट इज 4%, रिवर्स रेपो रेट इज बेसिकली 3.35, बैंक रेट इज 4.25, and marginal standing facility rate, it is 4.25, similar to bank rate। और SLR जो है 18% पे चल रहा है अभी। तो ये है इसकी पूरी कहानी एज ऑफ टुडे। मई का करके फायदा नहीं है, 2016 का पुराना करके फायदा नहीं है, आज की डेट का ये है। शायद मैंने इसको इंक्लूड किया है, ये देखिए, ये रहा। सो आरबीआई रेपो रेट 2022 का 2 अप्रैल आज की रेट का ये है। तो रेपो रेट इज 4, बैंक रेट इज 4.25, 3.35 एंड 4.25। सो प्लीज इसको याद रखिएगा।
मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। यही मैंने आपको अभी बताया, यही क्वेश्चन है, आप देखो। द परसेंटेज इन्फ्लेशन रेट बेस्ड ऑन ऑल इंडिया WPI हैज बीन नेगेटिव ड्यूरिंग 2015 एंड 16। समझ में आया? एंड द इन्फ्लेशन रेट ऑफ ऑल इंडिया CPI हैज बीन मॉडरेटली पॉजिटिव ड्यूरिंग द सेम पीरियड। अब यहां से बहुत सारी बातें निकल के आ गई। सो इन दोनों की वजह में क्या थी? दिस डाइवर्जेंस कैन बी एक्सप्लेन बाय विच ऑफ द फॉलोइंग। तो यहाँ पे आप समझ गए कि मैंने क्यों आपको बताया कि बहुत ज्यादा डाइवर्जेंस आ रहा था। WPI नेगेटिव में चला था, CPI जो है पॉजिटिव में चला था। ये इसकी वजह से CPI को ही 2015 में इंडिया RBI ने इन्फ्लेशन टारगेटिंग के लिए हाँ बोला था। द रीजन इज कि टू इंडेक्स हैव डिफरेंट कमोडिटीज एंड रेस्पेक्टिव वेट्स ऑफ देम आर डिफरेंट। देखो जो मैंने आपको बताया वो आपका आंसर मिल गया आपको। डिफरेंट बेस ईयर इज नॉट, आज भी दोनों का बेस ईयर जो है CPI का 2011-12 है, उसका 2012 है। द टू इंडेक्स आर क्लोजली रिलीज्ड विद द नेम। यस दिस इज फाइन, ये आज भी सही है। WPI मिनिस्ट्री ऑफ स्टैटिस्टिकल इम्प्लीमेंटेशन प्रोग्राम इम्प्लीमेंटेशन करती है, इन्फ्लेशन इकोनॉमिक एडवाइजरी करती है, तो ये आज भी सही है। लेकिन दोनों के बीच में डिफरेंस इसलिए है क्योंकि डिफरेंट कमोडिटीज एंड रेस्पेक्टिव डेट्स दोनों के डिफरेंट है। तो दिस शुड बी द आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। तो इसलिए इफ यू लिसन टू माय एक्सप्लेनेशन, आपको बहुत सारे आंसर्स आपको मिल जाएंगे। राइट, अंडरस्टूड दिस पॉइंट? अभी जो मैंने आपको एक्सप्लेनेशन दिया, मुझे नहीं पता था कि इसके बाद ये वाला क्वेश्चन आएगा, तो इसलिए मेरे पास जितनी भी इंफॉर्मेशन थी मैंने आपको दे दिया CPI WPI के बारे में उस टाइम के लिए। राइट, ओके नेक्स्ट। और आपके नोट्स ऐसे ही बन सकते हैं जब आप मेरी एक्सप्लेनेशन को सुनेंगे, राइट, तो आपके दिमाग में कुछ ना कुछ एटलीस्ट इतनी चीज आ जाएंगी कि आप कोई भी पेपर कर सकते हैं। राइट, नहीं तो मेरा एवरी क्वेश्चन के साथ साथ मुझे ये कितनी बार एक्सप्लेनेशन देना पड़ता है, जरा ये सोच के देखिएगा। ये मेरे लिए भी बहुत मोनोटोनस काम होता है, लेकिन आई एवरी टाइम आई डू दिस सो दैट कोई भी अगर नया स्टूडेंट इस वीडियो में, एक भी नया स्टूडेंट अगर आता है, उसको एटलीस्ट ये समझ में आया कि मैं कर क्या रहा हूँ। राइट, which of among the following measure increases the liquidity in the economic system? देखिए कैश रिजर्व रेशियो CRR को अगर हम कम करेंगे तो इससे क्या होगा? कम रिजर्व रखना पड़ेगा, ज्यादा से ज्यादा लोन आप दे सकते हैं, और ज्यादा से ज्यादा अगर आप लोन दे सकते हैं तो यानी कि ज्यादा से ज्यादा लिक्विडिटी होगा। लिक्विडिटी का मतलब यहाँ पे याद रखिएगा, ज्यादा से ज्यादा क्रेडिट तभी मिल सकता है जब बैंक लेंडिंग पर्पस शुरू करती है। विदाउट लेंडिंग देयर इज नथिंग, राइट, दे कैन नॉट डू एनीथिंग। सो दिस इज द आंसर। मैंने आगे नहीं पढ़ा। इंक्रीज इन रेपो रेट, रेपो रेट जैसे ही इंक्रीज कर दिया जाएगा तो होगा क्या? लोन लेना RBI से कमर्शियल बैंक्स के लिए महंगा पड़ जाएगा, और जैसे वो महंगा होगा तो आगे भी बोरोइंग कॉस्ट महंगा हो जाएगा। इंक्रीज इन स्टैट्यूटरी लिक्विडिटी रेशियो मेंटेन बाय द बैंक्स, तो स्टैट्यूटरी लिक्विडिटी रेशियो जो एसेट का एक पोर्शन है जो कि बैंक्स को अपने पास रखना है। इट कैन बी इन गोल्ड, इट कैन बी इन अदर कैश, इन अदर एसेट फॉर्मेट, और ये 18% का है। तो मान लीजिए अभी 18% का बोला गया, 100 रुपए में से 18% जो है आपको रखना है SLR के रूप में, यानी कि 82%। मान लीजिए CRR फॉर द टाइम बिंग, फॉर द सिंप्लिसिटी आपने जीरो सपोज कर लिया, तो 82 रुपीज जो है बैंक आगे दे सकती है। कल को अगर ये बढ़ा के जो है 40% तक हमारा ये जा सकता है, तो अगर ये मान लीजिए अगर ये 20 हो गया तो यहाँ पे क्या होगा? हमारे पास 80 रुपए ही हम दे पाएंगे, तो SLR बढ़ेगा तो ये कम होगा, लिक्विडिटी कम हो जाएगा। रिवर्स रेपो रेट भी ऑलमोस्ट सेम, तो यहाँ पे इंक्रीज इन ये, इंक्रीज इन दिस, सो दिस विल बी द आंसर, रिडक्शन इन द कैश रिजर्व रेशियो। मैं इंग्लिश में तो बात नहीं कर रहा राहुल सोनी, मैं तो सिर्फ हिंदी में बात कर रहा हूँ दोस्त। हिंदी का भी कंटेंट लिखा हुआ है मैंने। मेरी एक्सप्लेनेशन अगर आप चाहते हो कि मैं लिक्विडिटी को तरलता बोलूं तो नहीं कर पाऊंगा। अगर शायद आप पहली बार आए हैं तो आपको मैं ये बता देता हूँ कि मैं तरलता वर्ड यूज नहीं कर पाऊंगा। हाँ, एक्सप्लेनेशन मेरी पूरी हिंदी में चल रही है। टर्मिनोलॉजीज आई कैन नॉट से दैट। अब इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड को आप बोलेंगे कि सर आप हिंदी में समझाइए, मुझे समझ नहीं आया, तो मैं मांग की लोच लोच बेलोच नहीं बोल पाऊंगा, वो मैंने वैसा नहीं पढ़ाई की है। राइट, नेक्स्ट क्वेश्चन मिलते हैं। According to the accelerator theory of investment, when the consumption or the income increases, investment would also increase. The theory assumes there is a excess capacity in the economy. तो सबसे पहली बात आते हैं यहाँ पे। According to accelerator theory, when consumption or income increases, the investment would also increase. So ये accelerator theory की प्रिंसिपल क्या थी? जब मान लीजिए पहले ऑटोनोमस इन्वेस्टमेंट इंक्रीज हुआ, ऑटोनोमस इन्वेस्टमेंट की वजह से क्या होगा? आपका इनकम चेंज होगा। कैसे? बाय मल्टीप्लायर इफेक्ट।
बाय मल्टीप्लायर इफेक्ट। और जब ये मल्टीप्लायर इफेक्ट काम हो गया, इनकम बढ़ गई, इस बढ़ी हुई इनकम से लोग क्या करेंगे, एग्रीगेट डिमांड बढ़ाएंगे। एग्रीगेट डिमांड जो है वो ज्यादा हो जाएगा एग्रीगेट सप्लाई से, जिसकी वजह से प्राइसेस बढ़ जाएंगी, और जब प्राइसेस बढ़ेंगी तो लॉ ऑफ सप्लाई काम करना शुरू करेगा। लॉ ऑफ सप्लाई बोलेगा देखो सप्लायर्स, इसकी प्राइसेस बढ़ रही हैं तो ज्यादा से ज्यादा प्रोडक्शन करो। तो यहाँ पे वो क्या करेंगे, प्रोडक्शन करना शुरू कर देंगे। प्रोडक्शन बढ़ाने के लिए वो क्या करेंगे, जैसे वो प्रोडक्शन करेंगे तो प्रोडक्शन के लिए वो उनको चाहिए इन्वेस्टमेंट, और ये वाला जो इंड्यूस इन्वेस्टमेंट है ये होगा मशीन की फॉर्मेट में, नया पूंजी, नया कैपिटल, नया मशीन। और जैसे ये नया मशीन आएगा, इसकी वजह से क्या होगा, एग्रीगेट सप्लाई बढ़ जाएगा। तो और एग्रीगेट सप्लाई का बढ़ने का मतलब है इनकम बढ़ना। तो यहाँ पे आप देखिए कि क्या हुआ है, ये वाला पोर्शन जो है ये है मल्टीप्लायर पोर्शन, मल्टीप्लायर पोर्शन, और यहां से लेके यहां तक जो आपका हुआ है ये है डेल्टा वाई इफेक्टिंग इंड्यूस्ड इन्वेस्टमेंट, और ये क्या था, डेल्टा ए आई इज इफेक्टिंग डेल्टा वाई। सो ये है इसका पूरा मतलब, डेफिनेटली दिस इज राइट। और यही क्लार्क और हिक्स की थ्योरी भी थी जिसको सैमुअलसन ने रिकंसाइल किया था। द थ्योरी एज्यूम्स देयर इज एक्सेस कैपेसिटी इन द इकोनॉमी। ये एजम्पशन कहीं पे नहीं बोला गया था, ये एजम्पशन इम्प्लिसिटली है, लेकिन इसके ऊपर बात नहीं की गई थी। क्योंकि अगर एक्सेस कैपेसिटी होती है, एक्सेस कैपेसिटी का मतलब क्या होगा कि एक्सेस कैपेसिटी का होने का मतलब है कि आपके पास ऑलरेडी ऑलरेडी मशीन्स हैं। सो जब ऑलरेडी मशीन्स हैं तो अभी डिमांड कम है, इसलिए आप अपनी मशीन्स को कम यूज कर रहे हैं। जैसे कल को डिमांड बढ़ेगी, आप इन्हीं मशीन से ज्यादा काम करेंगे। सो अगर ये हो जाता है, एक्सेस कैपेसिटी एजम्पशन कर लेते हैं, तो थ्योरी पूरी की पूरी फेल हो जाएगी। बिकॉज ऑलरेडी तब क्या होगा, हम इन्वेस्टमेंट इंक्रीज नहीं करेंगे। ये वाला पोर्शन जो है एक बार देख लो, ये वाला पोर्शन पूरा का पूरा कट जाएगा, और जब ये कट जाएगा तो इंक्रीज इन आउटपुट से कुछ भी नहीं होगा। जो ये इनकम है, ये चेन पूरा टूट गया, ये चेन पूरा टूट गया। ये चेन इसी चीज पे है कि एक्सेस कैपेसिटी मार्केट में नहीं है। सो देर इज नो एक्सेस कैपेसिटी। आई ऑलरेडी आई बिलीव कि सबको ये समझ में आ गया होगा। इज इट अंडरस्टूड? इज इट अंडरस्टूड? ये समझ में आया ये क्वेश्चन? कम ऑन गाइस, डोंट गेट इनटू इंग्लिश एंड हिंदी। जिसको इंग्लिश हिंदी करना है वो जाके इंग्लिश या हिंदी का जेआरएफ का पेपर दे। जो मुझे सिर्फ यहाँ पे वो स्टूडेंट चाहिए जो सिर्फ इकोनॉमिक्स के लिए पढ़ने आते हैं। People from Pakistan, from Bangladesh, from Nepal, from Philippines, they are following my sessions, right? अब उन वो तो आके नहीं बोलते कि यहाँ हिंदी चाहिए, इंग्लिश चाहिए, फिलीपींस चाहिए, उर्दू में चाहिए। तो जिनको हिंदी इंग्लिश करना है वो मत आइए प्लीज। दिस इज नॉट फॉर यू, दिस ओनली फॉर दोस्त जिनको इकोनॉमिक्स पढ़नी है, राइट? चलिए आगे चलते हैं। एक स्टूडेंट की वजह से, दो स्टूडेंट की वजह से आप प्लीज वहां पे दिमाग मत लगाइए। बाकी स्टूडेंट्स प्लीज फोकस कीजिए, हम पेपर सॉल्व कर रहे हैं। पेपर सॉल्व के टाइम पे हम कहीं पे इधर उधर फोकस नहीं करते हैं। नेक्स्ट, according to Friedman, one on which of the following does the velocity of circulation of money depend? तो velocity of circulation of money सोच के देखना जरा। मार्केट रेट ऑफ इंटरेस्ट ऑन बॉन्ड्स नहीं, रेट ऑफ चेंज इन द जनरल प्रिंसिपल, रेशियो ऑफ द सेविंग टू इनकम, रेशियो ऑफ द सेविंग टू द इन्वेस्टमेंट, इट इज द रेट ऑफ चेंज इन द जनरल प्राइस लेवल, प्राइस पीई। वेलोसिटी ऑफ मनी डिपेंड्स अपॉन दिस पीई, एक्सपेक्टेशन चेंज कितना होगा, रेट ऑफ चेंज कितना होगा, डेल्टा पी पे कितना होगा, इसी पे फ्रीडमैन की वेलोसिटी ऑफ प्रिंसिपल डिपेंड करती है। According to Baumol, the transaction demand for cash varies with respect to the square root volume. तो स्क्वायर रूट फॉर्मूला देखिए क्या है, y इज इक्वल टू 2n इज इक्वल टू वाई एफ अपॉन 2i, राइट? तो ये आपका मनी डिमांड का फंक्शन आ गया यहाँ पे। इसका मतलब क्या है कि जब मनी डिमांड जो है वो इनकम के साथ पॉजिटिव रिलेट करेगी, एफ के साथ पॉजिटिव रिलेट करेगी, और आई के साथ उल्टा चलेगा। The transaction demand for cash balance varies with the respect to the square root of the volume of the transaction. Volume of transaction is this, so it varies with respect to, yes, तो ये दोनों के दोनों पॉजिटिव हो गया, राइट? दिस इज पॉजिटिव, so this is true, दोनों के दोनों के पॉजिटिव है। तो जितना ज्यादा ट्रांजेक्शन डिमांड होगा उतना ही जितना ज्यादा वाई एफ होगा उतना ज्यादा मनी डिमांड होगा, तो पॉजिटिव रिलेटेड। ट्रांजेक्शन डिमांड फॉर मनी इज अ फंक्शन ऑफ इनकम, डेफिनेटली यस।
सो ट्रांजैक्शन डिमांड फॉर मनी अगर हम यहाँ पे जाते हैं तो दिस इज ऑप्टिमम कैश बैलेंस जो उसका होगा, ऑप्टिमम कैश बैलेंस या एवरेज कैश बैलेंस, मान लीजिए y बाय n, y बाय 2n, ये जो है दिस इज अ फंक्शन ऑफ y, सो इट्स अ फंक्शन ऑफ y, इसीलिए दिस इज ऑल्सो करेक्ट। अब इसको उल्टा करते हैं, देखते हैं कि इसकी वजह से क्या इसका आंसर है। सो क्योंकि y इज अ फंक्शन ऑफ एवरेज transaction demand for money is a function of income, so transaction demand for cash balance varies with respect to the square of the volume of transaction. ट्रांजेक्शन में आपका एफ भी आता है, राइट, ट्रांजेक्शन में आपका एफ भी आएगा, एफ आएगा, तो एफ के साथ नहीं है यहाँ पे। सो आई विल गो विथ ए इज करेक्ट, आर इज करेक्ट एंड आर इज नॉट करेक्ट एक्सप्लेनेशन। ए इज करेक्ट, आर इज करेक्ट, ए इज करेक्ट, आर इज करेक्ट, आर इज नॉट अ करेक्ट एक्सप्लेनेशन, ये वाला होगा, बी होगा इसका आंसर। यहाँ पे मैंने क्या सोचा, मेरे दिमाग में मैंने क्या बोला, इसको आप एक बार चेक कीजिएगा जरूर, इसका किसी के पास इसका आंसर की हो तो जरूर चेक कीजिएगा। सो इट इज नॉट द करेक्ट एक्सप्लेनेशन, व्हाई, बिकॉज अगर हम डिमांड फॉर मनी देखें तो यहाँ पे डिमांड फॉर मनी इज अ फंक्शन ऑफ वाई एफ एंड आई। सो वाई एफ जो है उसके साथ कैसे डिपेंडेंसी है, यहाँ पे सिर्फ इन्होंने इनकम के बारे में बात किया है, वाई भी है, एफ भी है, आई भी है, इसीलिए मैंने इसको इनकरेक्ट बोला है कि ये इसका पूरा का पूरा रीजन नहीं बताता है। आर जो है एजर्शन का मेन रीजन नहीं है, इसके साथ साथ वाई भी है, एफ भी है, आई भी है, इसीलिए मैं दूसरे नंबर पे जा रहा हूँ, दैट बोथ ए एंड आर आर ट्रू, बोथ बट आर इज नॉट अ करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए, राइट। ये क्वेश्चन स्लेट में भी था, राइट, क्यों था, क्योंकि ये ऐसे क्वेश्चन जो है हमेशा एनटीए का प्रीवियस ईयर पेपर कर लेंगे आप, तो ये सारे के सारे क्वेश्चन आपको हमेशा मिल जाएंगे। यस, नेक्स्ट, द स्लोप ऑफ आईएस कर्व डिपेंड्स अपॉन व्हाट। द स्लोप ऑफ आईएस कर्व इज बेसिकली, अगर हम इसको y इज इक्वल टू ऐसा करके लिखते हैं, y इज इक्वल टू 1 माइनस सी a bar minus bi upon 1 minus c, where a is basically c bar plus uh, I bar plus g minus cta minus ctr, राइट, ये सारा एक साथ आ जाता है यहाँ पे। सो t ले रहा हूँ तो ऐसे ले सकते हैं, इट इज 1 माइनस टी ऑल्सो, आप यहाँ पे लिख सकते हैं इसको 1 माइनस टी करके भी। सो 3 सेक्टर मॉडल में आईएस सेक्टर, आईएस का ये है। और दूसरा इक्वेशन मैं इसी से लिख सकता हूँ कि I इज इक्वल टू ए बार बी माइनस 1 माइनस सी 1 माइनस टी अपॉन बी, तो y। तो दीज आर द टू इक्वेशन ऑफ आई एस कर्व, एक y एज अ फंक्शन ऑफ i एंड i इज अ फंक्शन ऑफ y। अगर आप ये लिखेंगे तो यहाँ पे आप y यहाँ, i यहाँ, और अगर आप इस तरह करेंगे तो दिस विल बी i यहाँ, y यहाँ, जो नॉर्मली हम लोग इसी तरह प्रेजेंट करते हैं। सो द स्लोप ऑफ आई एस कर्व डिपेंड्स अपॉन द लेवल ऑफ गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर। देखो स्लोप में क्या क्या आता है, स्लोप में क्या क्या आएगा यहाँ पे, राइट। सो द इट इज 1 माइनस सी 1 माइनस टी एंड बी, इस पे डिपेंड करेगा स्लोप। सो लेवल ऑफ गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर से आपका वर्टिकल इंटरसेप्ट डिसाइड होगा। ए बार है वर्टिकल इंटरसेप्ट, ए बार में सी बार, आई बार, जी, सी टी ए, ये सब कुछ आएगा। द सेंसिटिविटी ऑफ द डिमांड फॉर रियल बैलेंस टू द इंटरेस्ट रेट, रियल बैलेंस इसमें नहीं आता है, रियल बैलेंस आएगा आपके एलएम कर्व में। द इंटरेस्ट सेंसिटिविटी ऑफ द इन्वेस्टमेंट, दैट इज द बी, ये इसका आंसर आ गया। तो इट इज द आंसर इज 3, कितना इंटरेस्ट सेंसिटिव है इन्वेस्टमेंट, दिस इज द आंसर, राइट, ऑल फाइन। आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अकॉर्डिंग टू द केन्स, किसी को आईएस और एलएम सीखना है तो मेरी पुरानी वीडियोस में भी आपको आईएस एलएम मिलेगा, 3-3, 4-4 पार्ट में मैंने किया हुआ है, पूरा का पूरा मैथमेटिकल एक्सप्लेनेशन है। आप नए जुड़े हैं तो प्लीज मेरी पुरानी वीडियो जरूर देखिएगा, वहां पे सारे के सारे इनके ऊपर कॉन्सेप्ट मैंने बना रखे हैं। According to the Keynes, the supply of money with respect to interest rate is, supply of money with respect to interest rate is perfectly inelastic, perfectly inelastic, that is ms is not depending upon the interest, interest का m के साथ कोई relationship नहीं है, so interest inelastic है ये, right, okay, because जब इन हाँ ठीक है, इसका ठीक है, राइट, perfectly inelastic,
ओनली इन द केस ऑफ लिक्विडिटी ट्रैप इट विल बी इनफाइनाइटली इलास्टिक। ठीक है, ये सही है बिकॉज केन्स के मॉडल में एमएस ऐसे दे रखा है, दैट इज एक्सोजीनियस, यानी कि इंटरेस्ट में कोई फर्क नहीं पड़ता। जिनको नहीं समझ में आया ये क्वेश्चन, उसका मैं एक बात बताता हूँ। मैं यहाँ पे कहाँ कंफ्यूज हो रहा था, लिक्विडिटी ट्रैप के ऊपर। सो लिक्विडिटी ट्रैप जो है वहां पे तो इट इज इनफाइनाइट इलास्टिक, राइट, वहां पे तो ऐसा 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 हो जाएगा। लेकिन यहाँ पे केन्स के हिसाब से मनी सप्लाई जो है दैट इज नॉट डिपेंडिंग अपॉन इंटरेस्ट रेट, इट इज नॉट दिस। सो मनी सप्लाई इज एक्सोजीनियसली डिटरमाइन, और वो ऐसा रहता है, केन्स के केस में ऐसा रहेगा, right? वही मेरे दिमाग में चल रहा था। आंसर इसका सेकंड ही है। Which of the following correctly defines the effective revenue deficit as per the budget of the central government? So effective revenue deficit ये 2012 से शुरुआत किया था, राइट, और इसका मतलब क्या है, दैट इज द रेवेन्यू डेफिशिट माइनस ग्रांट्स फॉर क्रिएशन ऑफ द कैपिटल एसेट्स गिवन टू द स्टेट्स, राइट, गिवन टू द स्टेट्स। किसी को अगर यहाँ पे डाउट हो तो आपके सामने यहाँ पे मैंने ये ग्रॉस फिस्कल डेफिशिट, किसी के दिमाग में आ रहा होगा कि सर व्हाट इज ग्रॉस फिस्कल डेफिशिट, तो उसके लिए भी मैंने आपको यहाँ पे ग्रॉस फिस्कल डेफिशिट का आंसर दे दिया है। ये देखिए, अगर ए बी सी डी ई सबको ऐड करेंगे, दिस 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 दिस, तो ये हमारे आ जाएगा ग्रॉस फिस्कल डेफिशिट। अगर हमने सी डी ई, सिर्फ सी डी ई यानी कि शॉर्ट टर्म फाइनेंस को किया तो हमारा बजट डेफिशिट आ जाएगा, और अगर हमने बी और सी को किया तो हमारा मोनेटाइज डेफिशिट आ जाएगा, यानी कि वो पैसा जो कि आरबीआई फाइनेंस करके, आरबीआई से फाइनेंस करके गवर्नमेंट पब्लिश करवाती है, पैसा बचाती है, डेफिशिट बचाती है, डेफिशिट कवर करती है, right? So revenue deficit, this is the answer. Fourth will be the answer for this. Imposition of lump sum tax on monopolies will affect the equilibrium condition in what manner? So अगर देखिए lump sum tax लग जाता है तो इसको हम बोलते हैं Pareto efficient tax। क्यों बोलते हैं? बिकॉज इसको बचने का तरीका नहीं है, क्योंकि लम सम टैक्स से ना तो आपका मार्जिनल कॉस्ट इंक्रीज होगा, इसमें इफेक्ट नहीं होगा, ना प्राइसेस इफेक्ट होंगे। इसके लम सम टैक्स जो है ये फिक्स टैक्स बन जाएगा, इसका पूरा का पूरा एसी कर्व भी ऊपर चला जाएगा, एमसी नहीं हिलेगा। और जब ऐसा सिचुएशन होगा तो ये मोनोपोलिस्ट को ही पूरा का पूरा, द बर्डन विल बी कंप्लीटली ऑन द मोनोपोलिस्ट। सो इट्स प्रॉफिट विल डिक्लाइन एंड आल्सो द इक्विलिब्रियम आउटपुट विल, क्या लिखा है ये, हाँ, आल्सो द आउटपुट विल, इक्विलिब्रियम आउटपुट नहीं, ये इक्विलिब्रियम आउटपुट नहीं, बोथ इक्विलिब्रियम आउटपुट एंड प्राइस विल डिक्लाइन, नो, ओनली इक्विलिब्रियम प्राइस विल डिक्लाइन। नहीं, प्राइस और एमसी बिल्कुल सेम रहेगा, बिकॉज एमसी कब नहीं हिल रहा, सप्लाई बिल्कुल सेम रहेगा। एमसी नहीं हिल रहा यानी कि सप्लाई इज आल्सो कांस्टेंट। आई रिपीट, एमसी नहीं हिल रहा तो सप्लाई इज आल्सो कांस्टेंट, प्राइस नहीं हिल रहा, सप्लाई नहीं हिलेगा, सिर्फ और सिर्फ आउटपुट भी सेम रहेगा। यहां पे तक भी याद रखिए, आउटपुट भी सेम रहेगा, तो फर्क किस पे पड़ेगा? फर्क पड़ेगा प्रॉफिट पे, प्रॉफिट कम होगा। ये मोनोपोलिस्ट के लिए सबसे बड़ी पनिशमेंट है। अगर लमसम टैक्स लगा दिया जाता है तो इसको ना तो वो आगे फॉरवर्ड कर सकता है कंज्यूमर के पास, और ना ही उसके पास कोई ऑप्शन होता है बचने का, तो उसका प्रॉफिट कम होता है, राइट। तो इट विल ओनली अफेक्ट द इक्विलिब्रियम, प्रॉफिट विल डिक्लाइन। बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये 2020 में भी इस बार आया था, आप लोगों ने देखा था। यस, इट्स अ पनिशमेंट फॉर द मोनोपोलिस्ट, राइट, वेरी गुड। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। If the revenue from income tax increases from 100 crores to 109 crores and nominal GDP increases from 100 crores to 112 crores, the tax buoyancy, तो ये सिंपल सा हमारा फॉर्मूला आ गया टैक्स बायंसी का। तो टैक्स बायंसी, it is the percentage change in tax revenue upon percentage change in क्या है, इनकम, जीडीपी, राइट, और नेशनल इनकम, और नेशनल इनकम। तो परसेंटेज चेंज है, देखो क्या हुआ है, टैक्स कहां से कहां गया है, 100 से 109, सो 9 अपॉन 100 इंटू 100, इसको मैंने क्या लिखा है, फॉर्मूला क्या है ये, तो डेल्टा टी अपॉन ओल्ड रेवेन्यू इंटू 100 अपॉन डेल्टा जीडीपी, तो डेल्टा जीडीपी अपॉन ओल्ड जीडीपी इंटू 100। सो ये आएगा कितना, 112 माइनस 100, 112 माइनस 100 अपॉन 100 इंटू 100। ये 100 यहाँ आया, ये वाला 100 यहाँ आया, राइट। तो ये आ गया आपका 9, हट गया हट गया, ये भी हट गया हट गया, और 9 अपॉन 12, 9 अपॉन 12 इज इक्वल टू 0.75। द आंसर शुड बी दिस, राइट, डन।
इस सेशन में आज कोई नया स्टूडेंट है? anyone who has started following me from today? सेशन में ऐसा कोई है आज जिसने फॉलो करना शुरू किया मुझे? वेटिंग. Just raise some voice. Let me know. Hands up. One, two. जी गुड न्यूज क्या मनीषा हो गया क्या? वेस्ट बंगाल सेट क्रैक हो गया? मनीषा के पास एक गुड न्यूज है, देखते हैं. Ah, Tanya, I can see that. I've answered your question today. वेलकम संजू. यस, कुछ दिन से कर रहे हैं. यूपीपी का वीडियो हर रोज. अच्छा. हेलो दर्शन, हेलो संजू. यस, चलिए आगे चलते हैं. यस आई नो, मेरे स्टार्टिंग वीडियो में मैंने बोला 2024, 224, 214, 218, 238. मैं ऐसे लोगों को जानता हूं जिनके जिनके ये वेस्ट बंगाल के नंबर आए हैं, इंक्लूडिंग मी. एनीवे, चलिए आगे चलते हैं. मुबारक हो, कॉन्ग्रेचुलेशंस मनीषा एंड अदर पीपल. दीप, आई थिंक फ्यू, दीप, पल्लवी, मेनी पीपल आर देयर. यस, ओके. चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं. पब्लिक गुड्स आर कैरेक्टराइज्ड बाय विच ऑफ द फॉलोइंग कैरेक्टरिस्टिक? पब्लिक गुड यानी कि नॉन एक्सक्लूडेबल, नॉन राइवलरस. ठीक है, सो इसका आंसर देखते हैं अब क्या क्या इसमें आ रहा है. तो इट इज कलेक्टिव कंजम्पशन, नॉन एक्सक्लूजन, डिविजिबिलिटी, राइवल कंजम्पशन. डिविजिबिलिटी नहीं होगा, राइवल कंजम्पशन नहीं होगा. द आंसर विल बी 1 and 2. अब सर इसमें डिविजिबल क्यों नहीं हुआ? अच्छा एक बात बताइए, एक बस हम लेके जा रहे हैं, राइट, पब्लिक बस है, डीटीसी की बस है, वेस्ट बंगाल स्टेट की बस है. तो यहाँ पे अगर 40 लोग हैं तो क्या सिर्फ 40 लोग इसको खा रहे हैं? 40 लोग इसी कंजम्पशन कर रहे हैं? नहीं ना, ऊपर भी लोग बैठते हैं कुछ, राइट, अंदर भी लोग खड़े रहते हैं. थोड़ा एडजस्ट करके बैठिए ना, होता है ना. तो इट इज नॉट डिविजिबल, राइट. लोकल ट्रेन में जाइए, लोकल ट्रेन क्या डिविजिबल? जितने लोग की सीट है क्या उतने ही लोग बैठते हैं? मैंने तो कभी देखा नहीं है. तो इट इज नॉट डिविजिबल. राइवल कंजम्पशन तो बिल्कुल नहीं है, राइट. सो दिस इज 1 and 2. If taxes are levied according to the ability to pay theory, it leads to what? It leads to progressive taxes. Ability to pay यानी कि ये दे सकता है, इसके पैसा, इसकी क्षमता है, पैसा दे सकता है, तो पैसा दे सकता है तो लो भाई, ये प्रोग्रेसिव टैक्स हो गया. जैसे जैसे इनकम बढ़ेगी उसकी क्षमता बढ़ेगी, उसकी एबिलिटी बढ़ेगी, दैट इज व्हाई इट इज कॉल्ड एज प्रोग्रेसिव टैक्स. दिस इज सेकंड, राइट. द होल इंसिडेंस ऑफ द सेल्स टैक्स विल बी ऑन. सेल्स टैक्स क्या है? सेल्स टैक्स क्या है? यूनिट टैक्स यानी कि एडवलरम टैक्स, यानी कि जो कि वैल्यू पे लगता है, जितना सामान खरीदा उतने पे लगा. अब ये क्या है सेल्स टैक्स का? विल बी ऑन द बायर्स. तो आ जाइए हमारे अपने एक्रोनिम पे, देश जी से जी. सो डिमांड इलास्टिक है तो सेलर पे ज्यादा बर्डन होगा. यानी क्या बोला मैंने कि देश जी सेव जी क्या है? डिमांड इलास्टिक, सेलर विल बियर ग्रेटर बर्डन. सप्लाई इलास्टिक, बायर विल बियर ग्रेटर बर्डन. तो सेव जी. अब देखिए यहाँ पे क्या है. सो हमें बोलना है कि बायर पे कहाँ जाएगा, तो ये दोनों सप्लाई इलास्टिक कहाँ पे है. तो ये सारा का सारा जो है यहाँ पे डिमांड के हिसाब से दे रखा है. तो डिमांड फॉर कमोडिटी इज परफेक्टली इलास्टिक, right. Demand for commodity is moderately elastic, demand for commodity is perfectly inelastic. अगर सप्लाई इलास्टिक है तो इसका मतलब है डिमांड जो है वो इन इलास्टिक होगा. तो आपका आंसर क्रैक हो गया, आपने कर दिया 3. दैट इज आंसर, राइट. हु अमंग द फॉलोइंग इज नॉट एसोसिएटेड विद द डिपेंडेंसी थ्योरी? सो बेरान है, फ्रैंक है, समीर अमीन है. तो ही इज फ्रॉम पाकिस्तान. गुनर मिडाल, ब्रूनर मिडाल का जो थ्योरी है दैट इज बेसिकली कॉजेशन थ्योरी के ऊपर डिपेंड करती है. तो दिस इज नॉट द सिचुएशन. दिस इज ब्रूनर मिडाल इज नॉट एसोसिएटेड विद डिपेंडेंसी थ्योरी. ये इन तीन लोगों ने डेवलपमेंट थ्योरीज के, डिपेंडेंसी थ्योरीज के ऊपर बात किया था. बैलेंस ग्रोथ मैक्सिमाइजेशन. अच्छा, सेल्स रेवेन्यू. यस, सेल्स रेवेन्यू. सेटिस्फाइंग रादर मैक्सिमाइजिंग रिजल्ट्स. ये मुझे भी थोड़ा सा याद नहीं आ रहा अभी. चलिए करते हैं इसको. ये ठीक है. So this is balance
growth. This is minus, right? Malls and malls. Sales revenue. This will be नहीं नहीं कुछ गड़बड़ कर रहे हैं. Sales revenue maximization will be BOMOL. ये सही है. Managerial utility function. This is given by Williamson. Maximum study. Satisfying rather than maximizing for this. So एक बार मैं चेक करता हूँ. I'm 90% sure, but 10% में confusion है मुझे. So this is A, B, C, D. This is third. B will be 1. C will be maximization of utility function. Maximization of this is Williamson. ये तो सही है. राइट इन मार्च का ही. So second one. ठीक है. Let's see. It is third 142. This should be the answer. I am 90% sure. 10% मुझे confusion है, लेकिन मैं इसी के साथ जाना चाहूंगा. Like I will go ahead with this. World Population Day is celebrated on 11th July because on this day in 1987 the world's population reached 5 billion people. इसलिए 11 जुलाई को इसको मनाया जाता है, इसको बोला जाता है. Which of the following is used by the demographic as a indicator of quality of the population, healthcare and standard of living? It is infant mortality rate. जितना ज्यादा infant mortality rate होगा उतना ज्यादा एक स्टेट के लिए एक पॉपुलेशन के सैंपल के लिए ये खराब चीज है, क्योंकि बेसिक रिक्वायरमेंट है इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट. जितने ज्यादा बच्चे जो 1 साल से अटेंड करने से पहले अगर उनकी डेथ हो जाती है, तो दिस इंडिकेट्स अ पुअर स्टेट ऑफ मेडिकल कंडीशन, पुअर स्टेट ऑफ स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग, पुअर स्टेट ऑफ बेसिक जो वैक्सीनेशन है उनको नहीं मिली है. दैट इज द पुअरेस्ट थिंग. दिस शुड बी द आंसर. अरे बाप रे, अभी मैच द फॉलोइंग से बच्चे, अब दोबारा मैच द फॉलोइंग आ गया. क्या करें इसका? यस, and I'm not so good with this. Earth Day 22 अप्रैल को आने वाला है. World Water Day, this should be 3rd March गया. इंटरनेशनल, अब ये यहाँ पे दोनों 22 दे रखे हैं, और कंफ्यूजिंग कर दो इसको. इंटरनेशनल डे फॉर बायोडाइवर्सिफाई. वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ डे. वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ डे अभी तक गया नहीं है, तो यहाँ पे जाएगा, ये यहाँ जाएगा. लेट्स सी दिस. 4 4 1 3 2 4 1 4 1 4 1 4 1 ये वाला होना चाहिए. एक बार चेक कर लीजिए प्लीज. हाँ, मेरे ख्याल से वर्ल्ड वाइड लाइफ डे, वर्ल्ड लाइफ डे, ये आपने पेपर 1 में भी किया होगा. वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ डे जो है वो 22 मई को है, अभी तक आने वाला है. अभी इंटरनेशनल डे फॉर बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी अभी हमने मनाया था, तो 22 मार्च का मुझे याद है, थोड़ा बहुत है. दिस इज व्हाट आई कैन से. डेट्स लेके मैं बहुत कंफ्यूजन रहता है मेरा. Clean environment cess is imposed on the production of the coal, not on anything. Clean environment cess ताकि प्रोडक्शन ऑफ कोल पे लगाया जाता है, ताकि क्योंकि कोल हमारे देश में ज्यादा बनता है, तो उसके ऊपर क्लीन तरीके से हम जितना ज्यादा कोल बनाएंगे उतना ज्यादा एक तरह से पनिशमेंट है, राइट. सो जितना ज्यादा कोल आप बनाएंगे उतना ज्यादा आपने इन्वायरमेंट को पॉल्यूट किया, बिकॉज डायनामाइट वगैरह ये सब, और कोल की कंबशन जब होती है, एमिशन होता है, तो उससे भी एक प्रॉब्लम होता है, ज्यादा पॉल्यूशन होता है. Which among the following option is true for saving behavior according to classical economic symbols have their usual meaning? अच्छा, so MPS wages is equal to, अच्छा क्लासिकल के हिसाब से जा रहे हैं यहाँ पे. oh this is this. अब देखो इसका लिंक किसके साथ है, ये है कैल्डर की थ्योरी के साथ. कैल्डर ने क्या बोला था कि एमपीएस आउट ऑफ वेज अल्फा, राइट, इट इज ग्रेटर देन 0, राइट, एंड 1 से नीचे है. एमपीएस आउट ऑफ प्रॉफिट, यानी कि कैपिटलिस्ट की जो प्रॉफिट है, सेविंग कैपेसिटी है, वो बड़ी होगी, वो भी 1 से छोटी और 0 से बड़ी होगी. लेकिन एमपीएस प्रॉफिट जो है वो बड़ी होगी देन एमपीएस वेज, एंड देन दिस इज लाइक दिस. ये ऐसा सिचुएशन उन्होंने बताया था. क्लासिकल के हिसाब से वर्कर्स कुछ सेव नहीं करते हैं. Workers, they don't save anything. So entire saving, entire investment is done by the capitalist in terms of profit. So that is why से क्लासिकल्स के हिसाब से क्या बात थी, जिंदा रहने के लिए खाना चाहिए, यानी कि दैट इज द आयरन लॉ ऑफ वेजेस. सो जितना पैसा उनको सस्टेन करने के लिए चाहिए, दैट इज कॉल्ड एज सस्टेनेबल लेवल, उस सस्टेन लेवल तक ही उनको पैसा दीजिए, उससे ज्यादा देंगे तो पॉपुलेशन बढ़ेगी,
और फिर वो अपने आप ही कम हो जाएगा वेजेस। सो दैट इज व्हाट द पॉइंट। एमपीएस वेरी गुड क्वेश्चन, अच्छा क्वेश्चन है, वेरी गुड। बहुत दिनों के बाद ऐसे ऐसे क्वेश्चन देखते हैं जो एक्चुअल थ्योरी में जाते हैं। In classical theory of development, wage rate is determined by which of the following? It is by the availability of surplus, not demand and supply. क्लासिकल थ्योरी है, जितना ज्यादा सरप्लस होगा उसी के हिसाब से वेज रेट डिफाइन होगा, राइट? तो अवेलेबिलिटी ऑफ द सरप्लस। ओके, सो आई थिंक आई विल नाउ वाइंड अप हियर। हम लोग यहीं पे इसको आज स्थगित करते हैं। तो आई हैव द क्वेश्चंस। एक बार के लिए आप चाहें तो इसको होमवर्क में कर सकते हैं। ये क्वेश्चन बहुत अच्छा है, अगेन वेरी गुड क्वेश्चन। दिमाग लगा सकते हैं आप इसमें कि रिसेशन, बूम, रिकवरी, डिप्रेशन में प्रॉफिट का लेवल कैसा होगा, राइट? तो और भी क्वेश्चंस थे लेकिन आज हम यहीं पे करते हैं बिकॉज इट्स ऑलरेडी 10:10। सो आप लोग भी हैव योर डिनर एंड देन वी विल मीट टुमारो। सो टुमारो वी आर गोइंग टू कंटिन्यू फ्रॉम 32nd क्वेश्चन। तो 32nd क्वेश्चन से हम लोग जाएंगे 75 क्वेश्चन तक तकरीबन। वी आर गोइंग टू सॉल्व 7 + 3, 7 + 40, 47 + 1, 48 क्वेश्चन कल हम करेंगे। ये है कल। कल भी 9 o'clock जुड़िएगा मेरे साथ। चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि अगर आप भूल भी जाते हैं या कुछ और आप कर रहे हैं, नोटिफिकेशन जरूर आएगी, आपको जरूर बता दिया जाएगा कि ये है। ठीक है, चलिए, थैंक यू गाइस, थैंक यू सो मच। शेयर, सब्सक्राइब, लाइक जरूर कीजिएगा। थैंक यू। कल मिलते हैं 9 बजे।